हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 5.4 के बारे में। जैसा कि आपने अगर एनसीईआरटी की बुक्स देखी है तो उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली होती है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं होती है। फिर भी यदि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, क्योंकि ये जो भी एक्सरसाइज आपकी दी रहती है ये आपके प्रतियोगी एग्जाम्स बेस्ड होती है। यदि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और आप अपना आईक्यू चेक करना चाहते हैं तो इस प्रश्नावली को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किताब पे तो दिया ही है तो भाई हम बिल्कुल कराएंगे ही कराएंगे आपको ये प्रश्नावली। तो पहले क्वेश्चन को आप स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, लिखा हुआ है एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इतना तो आपको कंफर्म है ही है कि जो ऋणात्मक यानी कि ऋण की जो संख्याएं होती हैं वो जीरो से भी छोटी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी लिख लेते हैं। ठीक है, एपी कितना दिया हुआ हमारे पास 121, 117, 113 का कौन सा सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। जैसे कि आप तो देख ही रहे हैं श्रेणी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी घटती जा रही है तो कोई ना कोई पद आगे चल के क्या होगा, ऋण का तो होगा ही होगा। ठीक है, माना सबसे पहला ऋणात्मक पद एनवा पद होगा। ठीक, अब एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए बराबर हमारा कितना दे रहा 121 और डी बराबर हमारा कितना कह रहा 117 माइनस 121 यानी कि माइनस का 4। अब जो an है सबसे पहला ऋणात्मक पद है तो आपको इतना तो कंफर्म होगा कि जो ऋणात्मक पद होता है वो जीरो से भी छोटा होता है। जीरो से भी क्या होता है, छोटा होता है। यदि हम क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से लिखें, माइनस अनंत से -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाएंगे तो हमने देखा ना कि जो माइनस का पद है वो जीरो से भी क्या नीचे यानी कि जीरो से भी छोटा, यानी कि जो ए एन होगा जीरो से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। अब ए एन क्या है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या हमारा 121, एन क्या हमें एन ही तो फाइंड करना और डी क्या माइनस का 4। ठीक, अब सबसे पहली चीज ये जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, सपोज ए करते हैं तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे लेस देन और इस प्रकार से क्या बोलेंगे ग्रेटर देन, यानी कि ए छोटा यहां पर ए बड़ा। तो ये जो चिन्ह होते हैं इनको आपको हमेशा हल कैसे करना, एक इक्वल के तौर पे ही लेके हल करना है। कैसे, इक्वल के तौर पर ही लेकर क्या करना है, हमें इसको हल करना। ठीक, इसको हमें क्या मानना है, बराबर की तरह मान के हल कर लेना। ठीक है, बस रीजन क्या होता है, सबसे पहली चीज यहां पर सिंपल सा लॉजिक, हमें इतना सा फंडा समझना आपको। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। ठीक, अब यहां पर अगर ध्यान देंगे तो 6 बड़ा है 5 से, ध्यान से समझ लेना इसको, 6 क्या है 5 से बड़ा है। अगर दोनों तरफ ऋण संख्या से गुणा कर दें तो ये माइनस का 5 होगा, माइनस का 6। अब कौन बड़ा, अब तो ऑब्वियसली है कि यहां पर -2, -3, -4 और -5। ठीक है, फिर आएगा -6, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती जाती है वो उतनी क्या होती है, धन की ओर जाती है। देख रहे हैं, जितनी छोटी होगी धन की ओर जाती जा रही। तो -6 बड़ा कि -5 बड़ा, तो यहां पर स्पष्ट है कि माइनस का 5 बड़ा, किससे, -6 से। तो क्या होता है, सिर्फ इतना सा फंडा याद रखना है कि जो ग्रेटर और लेस देन के ये जो चिन्ह होता है इसमें तब चेंजिंग होती है जब माइनस का
गुणा कर दिया जाता है। और जो गुणा भाग की प्रक्रिया होती है क्या, वो दोनों ही तरफ तो चलती है। कैलकुलेशन में अगर हम गुणा भाग या जोड़ घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो दोनों ही ओर तो करते हैं। तो यहां पर तो 6 स्पष्ट बड़ा दिख रहा था, 5 छोटा था, सिंपल है। जब माइनस का दोनों ओर गुणा करेंगे तो क्या होता है भाई, चिन्ह बदल गया, चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यहां पर 5 छोटा था, यहां पर -5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बस इतना सा याद रखना रहता है इसकी इक्वेशन हल करने में कि माइनस का गुणा करने में इस प्रकार की कैलकुलेशन अगर दी है तो माइनस के चिन्ह से सिर्फ क्या होता है, ये वाला परिवर्तन हो जाता है, ग्रेटर का लेस और लेस का ग्रेटर हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इसको इक्वल बतौर मान के हल करना हमें। ठीक, तो क्या होगा, n-1 -4, देखना चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। 121 को उस तरफ लेगा तो माइनस का 121, ठीक है, माइनस का 4 आगे ले लिया, n-1, ठीक है, माइनस का 121, ठीक, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 4n माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस का 4n, ठीक, क्या करना है कि इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 121 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक। तो माइनस का 4n माइनस का 125। अब ध्यान देना दोनों तरफ माइनस है, अब इसको इक्वल मान के मत हल कर देना। हमने बोला कि माइनस का जब गुणा करते हैं बीच का चिन्ह बदलता है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर ऋण चिन्ह से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर अब क्या होंगे, ध्यान देना दोनों ऋण से गुणा करना, यानी कि माइनस का 4n लिखा, माइनस इस तरफ भी लेना, माइनस का 125 लिखा, इसमें भी ऋण करना, ठीक है, दोनों ऋण से क्या करना, गुणा करना, बीच का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अभी -4n छोटा दिखा रहा था, अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह से माइनस से गुणा करने में क्या होता है, चिन्ह बीच का ये परिवर्तित हो जाता है। माइनस माइनस का 4n, ठीक है, माइनस माइनस का 125। अब 4 क्या है, गुणे में, पक्षांतर में क्या जाएगा, भाग में, 125/4। अब ध्यान देना कि जो n है बड़ा है 125/4 से, ठीक है, इसको हल करेंगे तो 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 4, 1/4, यानी कि 31 सही 1/4 आ गया, या बोल दें इसको हम, ये निकला 31.25, यानी कि जो n का मान है 31 सही 1/4 से क्या है, बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा होगा। और जो पद की संख्या तो क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो n बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 32। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतने से बड़ा बोला, फिर हम तुरंत 31 से तुरंत लगी हुई संख्या कौन सी है, 32, तो n बराबर बोल सकते हैं कि 32 में सबसे पहला पद होगा जो क्या होगा, ऋण का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं, तो स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप अपने। तो कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एपी के तीसरे बोल रहा है और सातवें पद का जो योग बोल रहा है वो 6 बोल रहा है। व्यापक श्रेणी में तीसरा पद क्या होता है, a + 2d, ठीक है, और सातवां पद a + 6d बराबर 6। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2a और दोनों जुड़ जाएंगे तो 8d बराबर 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 4d बराबर 6। 2 से जब हम भाग देंगे तो a + 4d बराबर 3, यानी कि a बराबर देखेंगे तो 3 - 4d, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद दोनों का जो मल्टीप्लाई बोल रहा है, यानी कि गुणनफल, वो कितना बोल रहा है, वो 8 बोल रहा है। तो a3 a + का 2d और 7 a + का 6d बराबर 8, और a बराबर हमारा कितना, 3 - 4d, तो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहां पर भी रख देते हैं 3 - 4d + 6d बराबर 8। ठीक है, तो 3
प्लस माइनस घट गए, 4 में से 2 जाएगा तो 2d, वो भी माइनस का, और ये 3 प्लस माइनस के घट गए, बचेगा प्लस का, वो भी 2d। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होने पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2d का स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, यानी कि 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8। तो माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस का 9, माइनस का 4d स्क्वायर बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस कट गए, 4d का स्क्वायर बराबर 1, तो d स्क्वायर बराबर 1/4, यानी कि d बराबर करनी में 1/4, और जब करनी हटती है तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और 1/2, यानी कि d बराबर 1/2 और माइनस 1/2, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, d बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1/2 समीकरण 1 में रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, और 2 बार कट जाएगा, 3 माइनस 2, यानी कि 1 बचेगा। अब कितने पदों का योगफल पूछ रहा था, 16 पदों का, यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह पे 16/2, ठीक है, तो यहां पर भी 16 ही लिख देते हैं। 2 a की जगह पे कितना है हमारा, 1 निकला, n की जगह 16 माइनस 1, और d की जगह पे हमारा कितना निकला, 1/2, वो भी धनात्मक वाला, क्योंकि d 2 निकल रहा है ना, तो योगफल भी यहाँ पर 2 ही निकलेंगे। तो कितना बचेगा, 8, 2, 15 में से 16 में से 1 गया, 15 इंटू 1/2। ठीक है, क्या करेंगे, 8, ठीक है, और बटे में 1 लेंगे तो लास्ट आएगा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस ये 15। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 4, कितना हो जाएगा, 19, और 19 चौको 76, यानी कि पहली कंडीशन में हमारा जब d बराबर 1/2 और a बराबर 1 है तो हमारा 76 पद, 16 पदों का योगफल कितना निकला, 76। पुनः d बराबर माइनस 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखते हैं तो a बराबर 3 माइनस 4 इंटू माइनस का 1/2, 2 से कट जाएगा 2 बार, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2, यानी कि कितना हो गया, 5। अब दोबारा निकालते हैं 16 पदों का योगफल, तो 16/2, ठीक है, डायरेक्ट रख देते हैं। 2 a की जगह पे कितना निकला, 5, यहाँ पर 16 माइनस 1, और d की जगह पे माइनस का 1/2। ठीक है, कितना बचेगा, 8, 5 दूनी 10, ये 15 माइनस का 1/2। ठीक है, 8, 10 माइनस 15/2। ठीक है, 8 हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा 2 ले लेंगे, 10 दूनी 20 माइनस 15, पहले नंबर 2 से काट दें तो 4, कितना बचेगा, 4 इंटू 5, यानी कि 20। 2 कंडीशन निकलेंगी क्योंकि d के क्या है, 2 पॉसिबल मान है, एक प्लस में एक माइनस में, और जब d बराबर प्लस रखेंगे तो हमारे पदों का योगफल कितना निकलेगा, 16 पदों का 76, और जब d बराबर माइनस 1/2 रखेंगे तब कंडीशन का योगफल कितना निकलेगा, 20। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप इस अपने स्क्रीन बुक पर ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर में कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। आकृति में देखिए, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक, डंडे पूछ रहा है तो देखिए यार,
डंडे ये रहे, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, बीच में बढ़ते चले जा रहे जिसको डॉटेड शो कर दिया, और लास्ट में जो भी डंडा हो में पता नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहला डंडा दिया यानी कि ए बराबर 45 सेंटीमीटर और लास्ट में डंडा एल बराबर 25 सेंटीमीटर दिया, और इनकी बीच की जो पूरी दूरी दे रहा है, पूरी दूरी, तो वो हमारी कितना दे रहा है, 2 सही 1/2 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है, यानी कि पहले डंडे और लास्ट डंडे दोनों की जो बीच का गैप कह रहा है वो 2 सही 1/2 मीटर बोल रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले नंबर इसका कुछ एक बेसिक बताना है हमें। हमने क्या किया, आपके सामने एक छोटी सी नसैनी या सीढ़ी बना देते हैं, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, सपोज करो जैसे कि यहां पर 25 सेंटीमीटर दिया, इसको मान लेते हैं हम 2 मीटर, और ऐसे ही इसके बीच की मान ली हमने 2 मीटर। ठीक है, बात को ध्यान देना। और ओवरऑल कितने मीटर होगी, 4 मीटर। ठीक है, एक सीढ़ी है जिसमें 3 डंडे लगे, प्रत्येक डंडों के बीच की दूरी 2-2 मीटर, और ओवरऑल फर्स्ट एंड लास्ट डंडे के बीच की दूरी 4 मीटर। यहां पर तो कंफर्म है ना हमें, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, स्पष्ट दिख रहा है यहां पर कि 3 डंडे। तो डंडों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, ओवरऑल फर्स्ट एंड लास्ट डंडों के बीच की दूरी और 2 डंडों के बीच की दूरी से जब हम भाग देंगे तो हमारा 2 निकलेगा। क्या यहां पर 2 डंडे हैं, क्या यहां पर 3 डंडे हैं। ऐसा करने के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि क्रमागत 2 डंडों के बीच में एक गैप होगा और क्रमागत 3 डंडों के बीच में 2 गैप होगा, और हमने ओवरऑल माप से जब भाग दिया तो ये 2 गैप निकले। ठीक है, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो टोटल डंडों की संख्या निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 डंडों के बीच की डिस्टेंस कितना दे रहा, 25 सेंटीमीटर, और पहले डंडे और लास्ट डंडे की जो बीच की डिस्टेंस बोल रहा है 2 सही 1/2 मीटर। ठीक है, पहले और अंतिम डंडों के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर। चूंकि सब कुछ हमारा जब सेंटीमीटर में दिया तो यार हम सेंटीमीटर पे ही निकाल लें। ठीक है ना, तो हम सेंटीमीटर पे निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5/2 मीटर। चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5/2 इंटू 100 और 2 से भाग देंगे तो 50, यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कुल डंडों की संख्या, कुल डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ओवरऑल बीच की डिस्टेंस जैसे हमने यहां पर लिखा, और 2 डंडों के बीच की डिस्टेंस और प्लस 1, क्योंकि बाद में एक जोड़ना पड़ता है डंडों की संख्या के लिए। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस और 1 यानी कि 11 डंडे, यानी कि इस सीढ़ी में ओवरऑल कितने डंडे लग रहे हैं, 11 डंडे लग रहे हैं इस टाइप के। अब क्वेश्चन पे आगे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पे कह रहा है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। यार अब डंडे की बात कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, इन डंडों की बात कर रहा। हमारे पास डंडे आ गए टोटल, और डंडों की जो लंबाई है पहले 45 क्रमशः घटती जा रही है, यानी कि हमारा अंतिम डंडे की माप दी है
जिसको हम प्रथम भी मान सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें तो पहले डंडे की माप दी और अंतिम डंडे की माप दी है, और ओवरऑल हमें क्या दी माप, यानी कि डंडे की संख्या कैसी है 45, फिर 40, ठीक है ना, 5-5 के अंतराल में घट रही है। एक मतलब निश्चित सीक्वेंस में डंडों की लंबाइयां क्या हो रही हैं, घट रही हैं। लेकिन जब हमें ये योगफल निकालना पड़ता है, यानी कि टोटल डंडों की लंबाइयां बतानी है, एक की 45, फिर कुछ इसकी, फिर कुछ इसकी, एक, लेकिन एक चीज बोला ना उसने, एक सीक्वेंस में, एक क्रम से घट रही है। और जब कोई भी सीरीज दी होती है, श्रेणी, कोई भी नंबर संख्याओं की एक सीरीज दी रहती है, अगर वो एक निश्चित अंतराल में घटे या बढ़े तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। यानी कि एक निश्चित अंतराल में डंडों की जो माप है वो घट रही, ठीक है। तो ओवरऑल हमें डंडे तो पता पड़ गए, और पहले और अंतिम डंडे की भी क्या पड़ गई, माप पता पड़ गई। तो टोटल लंबाई की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लकड़ी की, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की जगह पे क्या रखेंगे, 11 डंडे, भाई 11 माप है ना, ठीक है ना। हमें कैसा लिख दें कि 45, 40, 35, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 45 के बाद क्या आ रहा है, लेकिन एक अंतराल में लिख दिया हमने, एक अंदाजन। तो इस प्रकार से एक श्रेणी बन रही ना, और इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है, योग, यही तो टोटल ओवरऑल माप होगी डंडों की, और इतनी लंबाई की हमें फिर लकड़ी के डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। तो n की जगह 11/2। अब लेकिन यहां पर एक सूत्र n/2 a प्लस l वाला भी तो होता है, लेकिन हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद हमारा कितना 45, तो a प्लस l वाला लगाए दे रहा हम, ये इसको यूज नहीं करेंगे। और l की जगह पे कितना 25, ठीक, यानी कि 11/2 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, 6 और 1 7, और 2 से कटेगा 35, ठीक है, S11, यानी कि 11 डंडों की लंबाइयों का योग कितना हो गया, 11 × 5 = 55 की 5, हाथ से लगी 5, 11 × 3 = 33, और 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, वो भी किसमें सेंटीमीटर। यानी कि ओवरऑल जो 11 डंडे इस सीढ़ी में उपयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए जो लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता है वो 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। तो कुछ इस टाइप की कंडीशन बोल रहा है, हम ज्यादा तो नहीं बना सकते लेकिन कुछ बना सकते हैं कि 1 से लेकर 49 तक मकान है, ठीक है। ये पहला मकान हो गया जिस पर 1 अंकित है, और एक लास्ट मकान हो गया जिस पर 49 अंकित है, ठीक है। और बीच में एक मकान ऐसा है कि जिस पर x अंकित है। तो हमें उस x का मान बताना है कि इस x के पहले, ठीक है, इस x के पहले कौन सा होगा, सीधी सी बात है, इस x के पहले जो होगा वो x - 1 मकान होगा, इसके बाद जो होगा वो x + 1 मकान होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये x है, क्योंकि क्रम से बढ़ रहा है, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है, ऐसा होगा भी। यहाँ 48, तो देखो 1 से लेकर 49 तक मकानों में अंकित है, और बीच में एक ऐसा मकान है जिस पर x अंकित है। तो इस x वाले मकान के पहले जितने मकान हैं, मतलब उन पर जितने अंक अंकित हैं, उन सभी का योग, ठीक है। और इसके बाद जितने मकान हैं उन सभी पर जितने अंक अंकित हैं, उनका भी योग आपस में क्या है, बराबर। अब ऐसा नहीं, ये मत सोचिए, हमने ये सब समझाने के लिए आपको बताया। यानी कि इस मकान के पहले जितने मकान हैं और इस मकान के बाद जितने मकान हैं, उन सभी पर जो अंक अंकित हैं उनका योग आपस में क्या है, बराबर। तो सबसे पहली चीज तो क्या है,
इस x मकान के पहले जिस मकान पर कुछ भी अंकित होगा वो तो क्या होगा, एक x माइनस वन, क्योंकि क्रम से एक एक के अंतराल में बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर इस पर x अंकित है तो इसके पहले वाले मकान में x माइनस वन होगा, यानी कि इस मकान के पहले जो मकान होंगे वो कहां तक होंगे, 1 2 3 4 5, और कहां तक होंगे, x माइनस वन तक होंगे। ठीक है, यानी कि इस मकान के पहले जो x माइनस वन तक जो मकानों की संख्या अंकित है उनका जो योग है, ठीक है, और ओवरऑल 1 से लेकर 49 तक मकानों पर जो अंकित है अंक, उनका योग हो गया, यानी कि टोटल ओवरऑल। देखो एक बात अभी भी हम क्लियर कर दें, ये जो आप जो मकान बनते हैं, ठीक है, उस मकान पे जो अंकित है अंक, उसका योग बोल रहा है ये, इसका योग बोल रहा। सपोज करो इस दूसरा मकान हमने यहां पर बना दिया, उस पर 4 लिखा, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 5 और 4 का योग कितना हो जाएगा, 9। इसका योग बोल रहा है, ठीक है। तो इस x वाले के पहले जो मकान होंगे वो x माइनस वन तक होंगे अंकित, तो उनका जो योग होगा। इसके बाद वालों को कैसे निकालेंगे, x के बाद वालों को, तो क्या करेंगे, 49 वाले में से ओवरऑल में से इस x वाले मकान को घटा देंगे तो माइनस SX। ये अगर ट्रिक हम लगा के यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। इसका कहने का मतलब है, अगर हम आपको एक बिल्कुल शॉर्ट सी चीज बताएं कि यहां पर लिख दें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कोई x मकान है, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसके पहले जो मकान होंगे, या सिंपल सी बात बोले 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, सभी के बीच की 2 2 मीटर डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर, यहां से यहां तक की, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 8 मीटर। लेकिन इस मकान के पहले की अगर बात किया जाए तो वो कितनी है, 4 मीटर, और इसके बाद की भी क्या बोला जाए, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हमने यहां पर क्या किया, इस मकान के पहले की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, और ओवरऑल कितनी है, 8 मीटर, इसके बाद की कितनी है, माइनस का 4 मीटर, तो आपस में 4 मीटर बराबर 4 मीटर निकल आएगा। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है, इसके पहले जो SX माइनस वन तक जो मकान में अंकित है अंक, उनका योग, और इसके जो बाद वालों का निकालना है ना, हमने ओवरऑल में से क्या किया, इस x तक को हमने क्या कर दिया, यहां तक के x तक को क्या कर दिया, घटा दिया, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस थी, ये बीच का मकान है, हमने पहले क्या किया, इसको छोड़ के यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली। इसके बाद जो मकान है x को छोड़ के ये डिस्टेंस है, हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, ये डिस्टेंस रही। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाली हमारी क्या होगी, निकल आएगी, यानी कि ये ट्रिक लगा के हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं SX, तो n/2, ठीक है, पहले n का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं हम पहले, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम SX निकाल रहे हैं, तो n की जगह x/2, ठीक है, बात क्लियर। और 2 पहले जो मकान पे अंकित अंक है, ये एक श्रेणी बन रही, 1 2 3 4 5, कहां तक, 49 तक, ठीक है। तो पहला जो अंक होगा यानी कि a, वो कितना होगा, 1, n की जगह x-1, और d की जगह पे क्या, 1 1 के अंतराल में बढ़ रहा, यानी कि d बराबर कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। SX बराबर x/2, तो 2 प्लस x-1 हो जाएगा, तो SX बराबर x/2 कितना हो जाएगा, x, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1, जी SX यानी कि x तक का निकल आया टोटल। इसके बाद हम निकालते हैं x-1, तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले में x-1/2, 2, ये तो हमारा बदलेगा नहीं, n की जगह पे बस x-1, ठीक है, n की जगह पे x-1 और -1, और d की जगह पे भी नहीं बदलेगा क्योंकि सार्वधांतर भी कितना रहेगा, 1, ठीक है। SX-1 यानी कि x-1/2, ये 2 और ये x-2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक।
एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन बटे दो इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे दो, ठीक है। जी एस एक्स माइनस वन पदों तक का और जी एस एक्स तक का निकाल लिया, जी एस एक्स माइनस वन पदों तक का। इसके बाद निकालते हैं 49 पदों का, तो एन की जगह पे क्या रखते हैं 49 बटे दो, 2 ए की जगह पे 1, 49 माइनस 1, डी की जगह पे भी 1 रहेगा, तो 49 बटे दो और ये 2, ये घटा के कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 49 बटे दो और ये कितना हो जाएगा 50, और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 25, ठीक है। 25 नंबर 225 की 5 हाथ से लगी 22 और 25 चौको 100 और 22 122 और 49 पदों तक का योगफल क्या निकल आया हमारा 1225, यानी कि एस एक्स तक का, एस एक्स माइनस वन तक का और 49 पदों का। हमें ये ट्रिक लगानी है क्योंकि x के पहले जो मकानों पर अंकित अंक है उनका योग और x के बाद वाला यानी कि टोटल में से x तक का घटा दिए तो बात के ही बचे, तो उनके अंकों पर अंकित अंकों का योग आपस में क्या बराबर, तो इसी में क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे दो इस पे रख रहा है, ठीक है, बराबर 49 कितना है 1225 माइनस एस एक्स कितना निकला हमारा x बटे दो और x प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे दो और 1225 अंदर गुणा कर देंगे x का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही रहेगा और बटे दो, इसको इस तरफ लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे दो, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे दो बराबर 1225, ठीक है। लासा दो ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1225, एक्स और एक्स कट जाएगा, दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर बटे दो बराबर 1225 और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 1225, तो x वर्गमूल चढ़ जाएगा 1225 और 1225 का वर्गमूल होता है जब हम निकालेंगे तो 35, ठीक है। तो x बराबर हम क्या ले लेंगे 35 वाली वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगी मकान की संख्या, ठीक है, धनात्मक होगी, यानी कि x बराबर 35, यानी कि यहाँ पर जो x है 35, यानी कि 35 के पहले यानी कि 34 तक के जो मकान है उन पर अंकित जो अंक है उनका योग, और 35 के बाद यानी कि 36 से 49 तक जो मकानों पर अंकित अंकों का जो योग है वो आपस में क्या है बराबर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान से देखिए और चित्रों को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि हमने जो बोर्ड पे चित्र बनाया हुआ एकदम सड़ा सा बनाया मुझसे। आप थोड़ा स्क्रीन बोर्ड पर आप अपने क्वेश्चन पे चित्र को ध्यान देना, बाकी हम समझा देंगे। यहाँ पर आपको एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ, यानी कि ये सीढ़ियाँ जो स्टेप बाइज है वो 15 बोली हैं इसमें। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है, यानी कि जो ये लंबाई बोला है यानी कि यहाँ पे बना देते हैं, ये कितना बोला 50 मीटर, ठीक है। और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, ठीक है, यानी कि जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर की है, ठीक है। और क्या बोल रहा है और 1/2 मीटर का फैलाव, यानी कि जो फैलाव दे रहा है ये चीज 1/2 मीटर का क्या बोल रहा है फैलाव बोल रहा है। आकृति में देखिए चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, ठीक है। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं और आपको समझाते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ पर चित्र तो एकदम सड़ा सा है, ठीक, लेकिन आपको समझा सकते हैं हम कि जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है जो देख रहे हैं लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ आप चित्र में भी ध्यान दे सकते हैं अपने, जो लेंथ देख रहे हैं वो 50 मीटर और जो ऊंचाई कितनी बोल रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ से समझ में आ रहा होगा 1/4 मीटर, और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, 1/2 मीटर। और इस प्रकार से क्या सीढ़ी हैं और ओवरऑल कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं, कुल सीढ़ियाँ
कुल सीढ़ियां बोला है ओवरऑल 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीढ़ियां जो बोला है क्वेश्चन पे वो बोला है 15। ठीक है, अब देखते हैं, हमें आयतन पूछा गया है। अगर ध्यान से आप देखें तो एक जो सीढ़ी होती है कहीं ना कहीं किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है कहीं ना कहीं सीढ़ी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सीढ़ी होती है घनाभ के आकार की। तो ये रही पहली सीढ़ी। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी सीढ़ी, इसके बाद तीसरी, ऐसे ही ओवरऑल कितनी सीढ़ियां, 15 सीढ़ियां। तो हम क्या करते हैं, पहली सीढ़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई यानी कि कितना बोला है, 50 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यानी कि 1/2 मीटर, और जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर। ठीक है, तब पहली सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन, ठीक है, ध्यान देना, आपको बहुत ध्यान से समझना। तो क्या होता है, घनाभ के आकार की होती है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी, 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 1/2 मीटर, और ऊंचाई कितनी, 1/4। ठीक है, और ये मीटर क्यूब। पहली सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन 50 गुणे 1/2 इंटू 1/4 मीटर क्यूब। आप जब दूसरी सीढ़ी बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, ये रही दूसरी सीढ़ी। ठीक है, चौड़ाई तो भाई 1/2 ही रहेगी, ऊंचाई कितनी होगी, यहां तक 1/4 है, फिर यहां तक भी कितना, 1/4 है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, दूसरी सीढ़ी का आयतन, ध्यान देना, लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई तो बदलना नहीं है, चौड़ाई भी नहीं बदलनी, 1/2 ही रहेगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी, दुगनी, पहले इतनी थी अब क्या हो गई, दुगनी, तो 1/4, और ये भी 1/4, तो 2 इंटू 1/4, और ये मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे क्या होगी, पहली दूसरी तीसरी निकलती चली आएगी। ठीक, यानी कि यहां पर अगर ध्यान दें, इसको हल कर लें, कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25/4 मीटर क्यूब। इसको हल कर लें हम, 2 से 2 कट जाए, यानी कि 50/4 मीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे पहली श्रेणी का जो आयतन होगा 25/4 मीटर क्यूब, दूसरे का 50/4 मीटर क्यूब, और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आयतन ज्ञात करना है हमें, ओवरऑल पहली सीढ़ी का आयतन, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे हमें क्या करना है, ज्ञात करते चले जाना। ओवरऑल सीढ़ियां हमारे पास कितनी है, 15। तो ऐसा n बराबर कितना होगा, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले हम d तो फाइंड कर लें कि d कितना है, d बराबर हमारा क्या निकलेगा, 50/4 माइनस 25/4। हल करेंगे तो 4, 50 माइनस 25, यानी कि 25/4, ये हमारे क्या निकल आएगा, d। ठीक है, तो 15 सीढ़ियों का टोटल आयतन ज्ञात करना है। n की जगह पे 15/2, 2a की जगह पे भी कितना होगा, 25/4, n की जगह पे 15 माइनस 1, और d की जगह पे 25/4। अगर ध्यान देंगे दोनों में 15/2 तो है ही है, 25/4 कॉमन निकालने के बाद 2 बचेगा, और ये निकल गया, ये निकल गया, 15 में से 1 गया, ये 14 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 16, 8 दूनी 16। अब ध्यान देना हमें यहाँ पर, 15 इंटू 25 दूनी 50, और 15 पना 75, यानी 650 मीटर क्यूब। यानी कि 15 सीढ़ियों में जो टोटल कंक्रीट का जो आयतन होगा ओवरऑल, वो कितना होगा, 750 मीटर क्यूब। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।